NA120, कभी NA95 था और कभी NA86, मगर 32 बरसों में नवाज लीग कभी नहीं हारी। 17 तारीख को तारीखी दिन और NA120 में बड़ा मुकाबला। क्या तारीख बदलेगी या खुद को दोहराएगी? शुमाली इलाका जात को आलूदा करने में हम सब का हाथ, लेकिन इसकी सफाई के लिए उठा सिर्फ एक हाथ। क्या सफाई सुथराई की जिम्मेदारी सिर्फ आम शहरियों की ही है? और चीन का अमीर तरीन शख्स जो मुलाजमीन को नचाता नहीं बल्कि खुद नाचता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शम्सी। इस बार को ऐसा ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है जिससे मुल्क का सियासी मुस्तकबिल जुड़ा है और शायद इससे अंदाज़ा होगा कि 2018 की आम इंतखाबात में ऊँट किस करवट बैठेगा, और इससे ये भी इशारा मिलेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी गढ़ में करप्शन के इल्ज़ामात और केसेस को अवाम किस हद तक अहमियत देती है। तकरीबन 3,22,000 वोटर, 35 उम्मीदवार, नवाज शरीफ के ख़ानदान का सियासी मुस्तकबिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशों का रेफरेंडम। अपनी GT रोड की रैलियों में मियां नवाज शरीफ कहते रहे कि अवाम की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया। इतवार को मालूम होगा कि किस हद तक ये बात दुरुस्त है। और कुछ ऐसी जमातें भी ज़िमनी इंतखाब में सरगर्म हुई हैं जो या तो पहले नहीं थी या नई हैं, जो दोबारा उभरने की कोशिश भी कर रही हैं। एक पीपल्स पार्टी जिसके इस हल्के के अक्सर वोटर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हो चुके हैं, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से करार दी गई दहशतगर्द तंजीम जमात उद दावा की सियासी शक्ल मिली मुस्लिम लीग नून। इन जमातों का जीतने का इम्कानात तो नहीं है, लेकिन इन्हें कितने वोट मिलेंगे ये ज़रूर दिलचस्प होगा। अक्सरियत का ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर फाते रहेगी, लेकिन कितने वोट से और किसके वोट से? ख़वातीन और नौजवान वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हद तक तक़वियत देंगे? यही हमारी टॉप स्टोरी है। लाहौर से कौमी असम्बली के NA120 में नवाज लीग मुसलसल 32 बरसों से नाकाबिल शिकस्त रही। 17 सितंबर के ज़िमनी इंतखाबात में तारीख बदलेगी या खुद को दोहराएगी? इस्लामाबाद से फयाज राजा की ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली का हल्का NA120 कुछ कमी बेशी के साथ 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में NA86 था। मियां नवाज शरीफ ने इस हल्के से 35,719 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। उनके मद्दे मुकाबिल अहमद हसन गिलानी ने 17,896 वोट हासिल किए। 1988 के आम इंतखाबात में कुछ ज़िमनी तब्दीलियों के साथ ये हल्का NA95 कहलाया। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आरिफ इकबाल भट्टी ने कुछ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 36,065 वोट लिए। तहम नवाज शरीफ ने 49,318 वोट लेकर उन्हें शिकस्त दी। 1990 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराही में बनने वाले सियासी इत्तेहाद ने इस हल्के से एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान को मैदान में उतारा। तहम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के मियां नवाज शरीफ ने 59,944 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। एयर मार्शल असगर खान 39,585 वोट हासिल कर सके। 1993 के आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सरबराही में बनने वाली सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लिया। NA95 पर एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ उम्मीदवार थे, जिन्होंने 57,959 वोट लेकर एक मरतबा फिर कामयाबी हासिल की। उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के ज़िया बख्त भट्ट ने 33,142 वोट हासिल किए। 1997 के आम इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ ने मुसलसल 5वीं मरतबा इस हल्के से कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया और 50,592 वोट हासिल करते हुए मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल की। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाफिज गुलाम मेहुद्दीन सिर्फ 5,365 वोट हासिल कर सके। 2002 के आम इंतखाबात में यह हल्का NA95 हल्का बंदियों के बाद NA120 कहलाया। नवाज लीग के परवेज मलिक ने 33,741 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अल्ताफ कुरैशी 19,483 वोट हासिल कर सके। 2008 के आम इंतखाबात में नवाज लीग के उम्मीदवार बिलाल यासीन ने रिकॉर्ड 65,946 वोट हासिल करते हुए NA120 से कामयाबी हासिल की। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के हैवी वेट उम्मीदवार मरहूम जहांगीर बदर ने 24,380 वोट हासिल किए। 2013 के इंतखाबात में ग्वाल मंडी बॉय नवाज शरीफ ने 16 बरस बाद अपने हल्के NA120 से कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया। उनके मद्दे मुकाबिल इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद उम्मीदवार थी। नवाज शरीफ ने फतह का रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए 91,683 वोट हासिल किए। यास्मीन राशिद ने 52,354 वोट हासिल करते हुए काबिल जिक्र कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त NA120 के 3,21,786 वोटर्स इतवार 17 सितंबर को फैसला करेंगे कि अब की बार इस हल्के में तब्दीली आती है या तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराती है। फयाज राजा, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।
इतवार के ज़िमनी इंतखाब पर तज्ज़िया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन और सहाफ़ी मुनीज़ जहांगीर। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद स्टूडियो में, लाहौर स्टूडियो में डॉन अखबार के अशर रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का। अशर, पहले तो आपसे सवाल पूछूंगी, आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की अपीलें जो थी शरीफ ख़ानदान की उनको रद्द कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ कहते रहे हैं कि अवाम की अदालत जो है उस वही फ़ैसला करेगी। तो आपको क्या लगता है अवाम की अदालत, क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं संडे के बाई इलेक्शंस में? इस दफ़ा ये लग रहा है कि ये इस जो भी फैसला है अदालत का, उससे वो जोड़ ही नहीं रहे अवाम इसको, पूरे इलेक्शन को। ये पिछले जो इलेक्शन होते रहे हैं, जो पुरानी सियासत है उसका एक तसलसल है, और जो पुरानी लॉयल्टी है, जिस तरह आपकी रिपोर्ट में भी था कि कोई 32 साल से ये लोग यहाँ पे जीत रहे हैं, शरीफ ख़ानदान के लोग, तो उसी का तसलसल अभी चल रहा है। और उन्होंने बहुत सीरियसली ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ कंटेस्ट कर रहे हैं, और उन लोगों की बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट है। और जो अदालती जो भी फैसले आए हैं उसके बावजूद लोगों का ख्याल एक बहुत बड़ी तादाद का है कि उन्होंने काम भी किया है 32 सालों में। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल आराम से बैठे रहें, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ख्याल है कि उन्होंने काम किया है। तो वो अभी उस 2018 के इलेक्शन से या मुस्तकबिल से इसको इतना नहीं जोड़ रहे जो कि वोटर्स हैं, इसको माजी का हिस्सा एक ज़्यादा आप समझ सकते हैं। और वो माजी का हिस्सा ये है कि लॉयल्टी उनकी है, और उनको लगता है कि काम भी कोई थोड़ा बहुत हुआ है, और उसका उनको लगता है कि ये कर्ज़ है एक शरीफ ख़ानदान का उन पे, और ये कर्ज़ वो उतारना चाहते हैं। जी मुनीज़े, आपने भी NA 120 में प्रोग्राम किए, लोगों से बातचीत की, जो अशर बात कर रहे हैं कि ये माजी का हिस्सा है, इससे अदालती फ़ैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपको भी यही सेंस मिला जब आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर से बात की? देखिए, जो अदालती फ़ैसला है उसके ऊपर बात तो हुई। जब मैंने लोगों से बात की NA 120 के हलके के अंदर दाता दरबार से ज़रा आगे जाके, तो उनसे मैंने बार बार ये पूछा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसला आ गया है, बताया जाता है कि उनकी पूरी जो ख़ानदान है वो बैना तौर पे करप्ट है, तो फिर भी आप उनको वोट देना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जी जो अदालती फ़ैसला है वो तो पहले आ गया और ट्रायल बाद में होगा। तो जो लाइन मियाँ नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं कि मेरा ट्रायल अब बाद में होगा, फ़ैसला पहले आ गया, उन्होंने वो लाइन जो है वो बाय कर ली है। ये एक अहम बात मुझे लगी। दूसरी तरफ जो लोग हैं, जब मैंने बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, लोग जब वोट डालते हैं तो वो आपकी टीवी स्क्रीनों को देख के नहीं डालते, वो वोट डालते हैं अपनी ज़रूरियात के ऊपर। वो वोट डालते हैं कि पीने का पानी है कि नहीं है, वो वोट डालते हैं। लेकिन मुनीज़े, साथ जब आप हल्के में जाते हैं आपको ये भी नज़र आता है कि कचरा पड़ा हुआ है, सड़कें तंग हैं, हालात ख़राब है, पानी साफ़ नहीं है, वगैरह वगैरह। तो क्या वाकई ये भी इस बार भी इज़ इम्पोर्टेंट? बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। बल्कि अगर आप जाएं NA 120 के हलके में, जो बली बट का हलका है, बिलाल यासीन का हलका है, वहाँ बहुत गंदगी है, ओपन गटर्स हैं, बू है। हमने एक दुकान देखी जो बंद पड़ी थी, इसलिए चूँकि इतना पानी उसके आगे था। ये बली बट के हलके में जो इम्तियाज़ बली बट पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे, फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए, हाल ही में इंतकाल फरमा गए। तो उनके हलके के अंदर बहुत गंदगी थी, और मैंने लोगों को कहा कि इतनी गंदगी, इसके बावजूद आप फिर से उनको वोट डालना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमें बताएं कि और हम किसको डालें। देखिए, इस वक्त जो स्ट्रक्चर नज़र आता है, एक पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, इंतज़ामिया होता है, वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे ज़रूर अपना पंजा आज़मा रही है, और कई यंग वोटर्स मुझे मिले जो कहते थे कि ठीक है हम तंग आ गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मगर उनका कोई रेफरेंस अदालती फ़ैसले की तरफ नहीं था। उन्होंने ये कहा कि जी हम डेवलपमेंट नहीं हो रही यहाँ पे, स्कूल यहाँ पे नहीं बन रहे, पानी का मसला है, जो ताल्लुक है ज़ात से जो ताल्लुक है, ख़ासतौर पे पानी के मसले के ऊपर। कुछ लोगों ने कहा कि पानी आ गया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आया, मगर बहरहाल जो आपका गुफ्तगू थी और जिसके पर डिबेट हो रही थी, वो अदालती फ़ैसले या जो हम ड्राइंग रूमों में अपनी सजाते रहते हैं महफिलों में, उन पे नहीं थी। बुनियादी जो वसाइल हैं जो लोगों को चाहिए उन पे थी। राइट। अब अशर, जो स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग है, मरियम नवाज साहिबा जो है वो शाम को जाती हैं, फूल पत्तियां बरसाई जाती हैं, उनका काफ़िला होता है, लैंड क्रूज़र होते हैं, फिर एक डॉक्टर यास्मीन दूसरी तरफ है जो घर घर जा रही हैं। लैंड क्रूज़र तो सबके पास, लैंड क्रूज़र तो सबके पास है, टू बी फेयर। फिर कैंपेन ऑफिसेज कितने इस हल्के में कितने हैं?
اس سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے؟ یا جیسے منیزہ بھی کہی تھی کہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک سٹرکچر، ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تو موجود ہے. جی بالکل، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. شروع میں جو تھا یہ بہت کانٹیسٹ بڑا ایک لگ رہا تھا کہ بہت قریب کلوز ہو سکتا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ مریم بی بی نے پھر آ کے چارج لیا اور آ کے یہاں پہ زور لگایا، اس سے وہ سارا اوور ویلم، یہ پرانا اسٹائل ہے مسلم لیگ نون کا کہ یہ اوور ویلم کر دیتے اپنے اوپوننٹس کو. اور یہ پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ شاید نہیں آئی اس طرح کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں ہر محاذ پہ آپ کو لڑنا ہوتا ہے. کہ اگر وہ آفس کھول رہے ہیں تو آپ کو اس کا آفس کھول کے جواب دینا پڑتا ہے. اگر وہ ڈور ٹو ڈور کر رہے ہیں تو آپ کو ڈور ٹو ڈور کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ آفیسز کھول رہے ہیں اور آپ کہیں کہ جی میں ڈور ٹو ڈور کر کے اس کو اس پہ قابو پا لوں گی یا کچھ کر. اس طرح نہیں ہوتا. انہوں نے 400-500 آفیسز تو ان کے کھول دیے، سینکڑوں آفیسز نون لیگ کے کھل گئے. ان کے بھی کوئی 100 کے قریب ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی 18-20 کھولے، لیکن وہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ اور اتنی ریسورسفلنس نظر آتی ہے، جو بھی منیزہ بھی کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ان کے کچھ زیادہ ان کی جو تنظیم ہے اس میں زیادہ جان ہے. وہ اتنے ریسورسفل لگتے ہیں ہمیشہ سے، چاہے وہ 85 کا الیکشن ہو جس میں نواز شریف صاحب جیتے تھے، چاہے وہ 88 کا الیکشن ہو جس میں وہ پیپلز پارٹی سے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف جیتتے رہے. تو ایک موقع پہ آ کے پھر وہ یاسمین راشد بی بی کی جو کیمپین ہے وہ بالکل ویسی کیمپین ہو جاتی ہے جیسے کہ عارف اقبال بھٹی کی تھی 88 میں کہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، ہمارے پاس اس سے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں. تو جب ریسورسز کی طرف تو بندہ جاتا ہے. الیکشن اگر آپ نے لڑنا ہے تو جیسے آپ نے 122 میں پہلے لڑا تھا علیم خان کا الیکشن، اور اس میں آپ نے جیسے پیسے ڈالے تھے اور جس طرح آپ نے زور لگایا تھا اس طرح ہی آپ کو لڑنا پی ٹی آئی کو چاہیے تھا. لڑتے آخر تو اشر کچھ یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جس سے آپ نے ذکر کیا علیم خان کا، کہ علیم خان فنڈر ہے، فنڈ کرتے ہیں، وسائل فراہم کرتے ہیں. اس بار یاسمین راشد کے کیمپین کو اس طرح سے وسائل فراہم نہیں کیے گئے. دیکھنے میں تو یہی نظر آ رہا ہے ہمیں، حالانکہ وہ بھی کافی کوئی جیسے کہ وہ کہہ رہی تھی منیزہ کہ ان کے پاس بھی لینڈ کروزر ہے وہ دیکھنے میں، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کافی ایک فرق ہے واضح کہ جس طرف وہ پھولوں کی پتیاں ادھر نچھاور. کچھ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی فیملی کے لوگ بھی اس میں کم نظر آئے، جو کہ پہلے 122 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو ان کی فیملی کی بہنیں تھیں. وہ اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے آپ کا، اس کی بیٹی وہ چلا رہی ہے الیکشن، مریم بی بی. تو دوسری طرف کوئی اس طرح کہ وہ اس موقع اس جگہ بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ فرق ہے. دوسرا پھر پارٹی میں فرق ہے. اچھا یہاں اشر میں آپ کو روکوں گی کیونکہ منیزہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اشر صاحب بالکل ایک طریقے سے ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اگر آپ ان کے الیکشن کو اور ان کے الیکشن کا موازنہ کریں علیم خان کے اور یاسمین راشد کی، تو یاسمین راشد ایک پرانی پیپلز پارٹی کی ورکر رہی ہیں، تو ان کے اندر وہ ورکرز کا جذبہ ہے، جس طرح کہ وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین چلاتی ہیں. پھر انہوں نے ایک خواتین کا سیل بھی بنایا ہوا ہے اور ان کے پاس سارے ووٹرز کے نمبر ہیں، تو وہ اٹھ کے وہ یہی کام کرتی ہیں. ساری خواتین فون کر رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ، تو ان کے اندر جذبہ جنون ہے. جو علیم خان کی کیمپین تھی نا، اس کے اندر علیم خان صاحب اتنا آپ کو ڈور ٹو ڈور جاتے ہوئے نظر نہیں آئے تھے، یا اس قسم کی پریپریشن نہیں تھی. پیسہ ضرور زیادہ خرچہ ہوگا مگر الیکشن کے لیے آپ کو جان بھی مارنی پڑتی ہے. لیکن آپٹکس جو نظر آتا ہے اس میں نون لیگ پہلے الیکشن جیت جاتی ہے، چاہے 88 کا الیکشن ہو، چاہے 85 کا الیکشن ہو، چاہے 90 93 97 2002 کبھی کے بھی الیکشن ہو. وہ اس طرح کی آپ کو وہ کریٹ کر دیتی ہے آپ کے سامنے وہ امیجز کہ اس کے بعد پھر کچھ رہ ہی نہیں جاتا ہے الیکشن کے دن. ٹھیک ہے نا. ایک چیز آپٹکس کی آپ بات کریں، میرا خیال ہے ایک چیز کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا. اس کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے نا انوالومنٹ، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پیپلز پارٹی کی انوالومنٹ بہت دلچسپ ہے، اس پہ بھی ضرور بات ہونی چاہیے، لیکن چھوٹے سے بات. ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے NA 120 کی. سنڈے کو بہت بڑا الیکشن، بہت بڑا مقابلہ. مریض بریک سے پہلے آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کچھ عرصے بعد میدان میں کودی ہے. فیصل میر ویل میننگ، لیکن میرے خیال میں شاید اس وقت سوال جو یہ پیدا ہوگا کہ وہ کتنے ووٹ حاصل کر سکیں گے، کیونکہ بہت سارے ووٹر تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف جا چکے ہیں. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ووٹ بینک کے اندر جس طرح ہم فیصل میر کے کیمپین کے ساتھ ہم چلے NA 120 سے، تو وہاں پہ ایک آ رہے تھے ایک ینگ
प्रोफेशनल आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों से हमारी जान छुड़ाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मैंने कहा जी फिर किसको लाएं? तो उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो को लाएं। तो एकदम उन्होंने फैसल मीर को देखा और उन्होंने कहा बड़ी दुखी नज़र से, उन्होंने कहा कि ये लोग हमें छोड़ के चले गए थे। तो फिर फैसल मीर ने कहा नहीं हम वापस आ गए। उनका गए क्यों थे? तो वहाँ पे ऐसे वोटर थे, आप मत भूलिए कि ये वही इलाका है जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने जो वहाँ पे जुग्गियों में रहने वाले लोग हैं उनको ज़मीन दी थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मतलब इस हल्के के कुछ इलेक्शन लड़ चुके हैं। बेनज़ीर भुट्टो भी इसके इर्द गिर्द से इलेक्शन लड़ चुकी हैं। मगर जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिन घरों के अंदर ये रह रहे हैं, इनके जो बाप दादा थे ये कच्चे घर थे या जुग्गियाँ थीं, तो वो जो ज़मीन है वो इनको दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जनरेशन दर जनरेशन है वो पीपल्स पार्टी को वोट देती है। उनका जज्बा जुनून वही है जो हम एक ज़माने में कहते हैं ना जालों का जज्बा जुनून होता है। वहाँ पे आपको ऐसी ख़वातीन मिलेंगी जिनके भाइयों को ज़ियाउल हक ने फांसी दी थी और वो कहती हैं कि हम देंगे तो पीपल्स पार्टी को देंगे, और वो अब ये कहती हैं कि हम दिलचस्पी इसलिए ले रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर और NA 122 के अंदर नहीं लिया था चूँकि इस बार जो लीडरशिप है वो भी यहाँ पे अपना जोर आज़मा रही है। अशर पीपल्स पार्टी जो है, अब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जब मैं NA 120 गई थी, मुझे वैसे कोई वोटर नहीं मिला था। अक्सर ये कह रहे थे कि हम पहले पीपल्स पार्टी को दिया करते थे। तो कितने वोट मिल सकते हैं पोटेंशियल? मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन इस तरह के लोग जिनका मुनीज़ जिक्र कर रही हैं, अगर वो थोड़े से एक्टिव हो जाएं दोबारा से, यही उनका पीपल्स पार्टी का एम भी है कि उनके पास जो उनका वर्कर रह गया है उनके पास, जो कि पुराना है, जो जिन इलाकों का जिक्र कर रही हैं, क्रिश्चियन नगर का और सांदे का, और जहाँ पे वो मेन ऑफिस भी फैसल मीर साहब ने बनाया, और इलाकों में भी, मुजंग में भी और दीगर इलाकों में भी कुछ ना कुछ उनके लोग तो थे, और वो बिल्कुल ही जो हैं इनएक्टिव हो गए थे। और थोड़े बहुत जो एक्टिव थे वो फैसल मीर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है 154 पंजाब असम्बली की, उसमें कुछ एक्टिव थे, सिवाय लाहौर में एक जगह। तो उनके जाने से ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि ये वो इलाका है ज़रूर जहाँ पे 4 आने पर्ची पे जो पीपल्स पार्टी के वर्कर 1967 में और 68 में जो बने थे वो अभी तक कुछ होंगे, उनके कुछ लोग होंगे, लेकिन ज़ाहिर है और कुछ छोटे दुकानदार हैं जो कि बहुत अरसे तक जो है वो नून लीग का मुकाबला करते रहे, फिर आखिरकार उन्होंने कहा कि हम अब PTI के साथ चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम वो कुछ लोग तो उनके हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चंद हज़ार से ज़्यादा पीपल्स पार्टी को उम्मीद है अपने वोट्स की, लेकिन ये कि उनका जो अच्छा इसमें जी पीपल्स पार्टी का यही अब पेश गोई तो यही है कि ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे, और शायद क्योंकि एक ये भी प्रेडिक्शन हो रही थी, ये भी बात हो रही थी कि क्या डिवाइड करेगी PTI की वोट। आप दोनों के ख्याल में ऐसा नहीं होगा? PTI का वोट नहीं, देखिए अशर आप बात करें, बहुत ज़्यादा तो वोट वो लेंगे नहीं, तो डिवीज़न का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो वोट ज़्यादा तोड़ने का जिक्र ज़्यादा हो रहा है इंटरेस्टिंगली, वो MML जो है, वो मिली मुस्लिम लीग जो है, या वो मैं उस पे आने लगी थी, याकूब शेख, वो याकूब शेख उधर कुछ ज़्यादा है। और वो किसका तोड़ेंगे? वो लोग तो कहते हैं कि शायद दोनों तरफ का तोड़े, लेकिन पुराना हमने देखा हुआ है कि जमातुल दावा जो है वो ट्रेडिशनली नून लीग को वोट करती रही है। उनका हाफिज सईद साहब पिछली दफ़ा उन्होंने ऐलान भी किया था कि नून लीग को वोट दें उनके वर्कर्स। तो उम्मीद है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं कि हम कई हज़ार वोट लेंगे, बल्कि वो यहाँ तक वो कह रहे हैं कि हम 25-30 हज़ार वोट लेंगे। तो ये तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन ये कि वो उनका ज़्यादा असर है। असल में पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की अब सियासत जिस तरह की बन गई है, राइट विंग सारी, उसमें वो एक बिल्कुल मार्जिनस पे है। तो वो वोट तोड़ना ना तोड़ना उसका नहीं है। जो दीगर जमातें हैं ये एक साइड की जमातें हैं सारी, और उनमें मामूली सा फ़र्क है आइडियोलॉजिकली। तो वोट तो सारा उधर, जो सियासती सारी राइट पे चली गई है, तो उधर ही वोट कटेगा वोट सारा। अच्छा, मिली मुस्लिम लीग ये नई पार्टी बनी, जमात दावा का पॉलिटिकल फेस है, उनका पहला इंतखाब भी है। बिल्कुल उनका पहला इंतखाब है। याकूब शेख से मेरी मुलाकात भी हुई, उनकी कैंपेन भी हमने कवर की, मगर उनकी कैंपेन में इतनी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही थी जितनी पीपल्स पार्टी की कैंपेन में गहमा गहमी नज़र आ रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो इनके कुछ जो जलसे हुए काफ़ी ऑर्गेनाइज थे, वेल ऑर्गेनाइज थे। देखें जी, वेल ऑर्गेनाइज जलसे तो ये कर सकते हैं ना, ये तो इसके अंदर तो इनको महारत हासिल है। अब जलसों के लोग जाके इन्हीं को वोट डालते हैं कि नहीं डालते,
वो एक और सवाल है जो कि मैंने बहुत दफ़ा देखा है इलेक्शन के अंदर, लोग आपके टीवी कैमरे में भी कह देंगे कि जी हम फलानी पार्टी को वोट डालेंगे, जब वो बैलेट बॉक्स में जाते हैं तो कुछ और निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी यही, मेरा भी ये कुछ तजुर्बा मेरा है। कम से कम ये तजर्बा रहा है। मगर मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ जो बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल मीर जो है वो तीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरदारी साहब की पार्टी को, बिलावल भुट्टो की पार्टी को। साजिदा मीर साहिबा जो बहुत ही पुरानी जियाली हैं लाहौर की, एक जाना मानी, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपने साजिदा मीर को ज़रूर देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर प्लेटफॉर्म पे, वो भी उतरी हैं और वो नाहिद खान और सफ्तर अब्बासी की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उनके साथ बहुत ही कम लोग हैं, मगर जज्बा जुनून भी वही है, और उन्होंने एक तरीके से जो बार बार अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं वो बार बार कहने की कोशिश की है कि जी ये जरदारी की पार्टी है, ये बीबी की पार्टी नहीं है। मेरा ख्याल है कि कम से कम वो जो इमेज है ना, सिर्फ उनका ये दोहराना, उसको थोड़ा सा डेंट ज़रूर पहुंचेगा, मेरा अपना ख्याल है। ठीक है, मगर जो अशर बात कर रहे थे कि राइट विंग का वोट बड़ा है, ज़रूर बड़ा होगा, मगर लाहौर शहर में बहुत ऐसे छोटे छोटे खाने हैं जहाँ पे अब तक लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि कोई लेफ्ट विंग का बंदा आए तो उसको वोट दे, जिस तरह के मैंने आपको एक जिक्र कर दिया। अच्छा, राइट विंग उसकी बात हो रही है। अशर, एक तरफ मरियम नवाज साहिबा जो है, उन्होंने फिर जाके चर्च में भी वहाँ गई थी, अटेंडेंस की थी, दुआ की थी, और फिर वो थोड़ा सा मुतनाज़ा भी बन गया था। तो वो जो अक़लियती बिरादरियाँ हैं, शिया वोट हो गया, क्रिश्चियन वोट हो गया, उसको भी जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं वो भी अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही हैं। जी, मतलब कुछ ग्रुप्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ओपनली PTI को सपोर्ट किया है, वादतुल मुस्लिमीन वालों ने किया है, एक जो क्रिश्चियन ग्रुप है जो फ्रांसिस वाला, उन्होंने भी PTI को सपोर्ट किया है। उसी की रद्द अमल के तौर पे फिर नून, मुस्लिम लीग नून जो है वो भी मुख्तलिफ मौलवियों के पास गई है या उलमा के पास गई है और उन्होंने जाके उनसे वोट मांगा है। वो है तो सही वहाँ पे, लेकिन वो इतना ज़्यादा शायद मेरे ख्याल वोट वहाँ पे इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो कोई असर डाल सके, या फिर ये कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली जो शिया वोट है वो पीपल्स पार्टी को मिलता था, वो भी अब पीपल्स पार्टी से नाराज़ काफ़ी हो गया है और वो भी PTI को कुछ मिलेगा, लेकिन वो उस तरह के उस पर यहाँ पे शायद 120 में इतने ज़्यादा प्रोनाउंस इस तरह नहीं है। यहाँ पे ये ज़रूर है कि ट्रेडर्स हैं, कौन ट्रेडर्स है, कौन मिडिल क्लास का है, कौन कहाँ, ये ज़्यादा वाज़ेह हैं यहाँ पे सब चीज़ें। और ये जो है बड़ी जो इन्होंने नून लीग ने जिस तरह कैंपेन किए उसमें भी काफ़ी ज़ोर दिया है ट्रेडर्स के ऊपर, और इस तरह के उन्होंने जाके अपनी मीटिंग्स वगैरह में, तो इससे उनको फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने उनको फ़र्क पड़ेगा था कि जो ये एक कर्ज सा है, ये जो मुझे सारा सब लग रहा है ना कि जैसे एक आपको 30-35 साल किसी ने अपनी कुछ थोड़ी बहुत लोगों के लिए किया है, उसका एक कर्ज सा उतारने का कुछ सिलसिला है ये, जिसको 2018 के इलेक्शन से जोड़ना शायद मुश्किल होगा। 2018 अच्छा, तो हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन एक सवाल मुनीज़, आखिरी सवाल है, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। मार्जिन्स क्या हो सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि चूँकि ये बाई इलेक्शन है तो जो वोटर टर्नआउट आपको नज़र आया था 2013 में, वो तो वोटर टर्नआउट नहीं होगा। एक चीज़ मैंने सीखी है सहाफ़ी के तौर पे कि कभी इलेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, और इसलिए मैं नहीं करूँगी। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, जो कि आपने अशर से भी ये सवाल किया था, जो आप क्रिश्चियन वोट की बात कर रहे हैं, ये 7000 से ज़्यादा है। और हमने देखा था कि एक और कंस्टिट्यूंसी के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक की कंस्टिट्यूंसी, ये फ्लोटिंग वोटर था, और आखिरी वक्त पे ख्वाजा साद रफ़ीक जब उसको उधर ले गए तो इनका वाज़े तौर पे एक जीत हुई थी। इसलिए क्रिश्चियन वोट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी इम्पोर्टेंट। और पिछले इलेक्शन में तो 40,000 का फ़र्क था। अब देखना तो यही है कि कितना फ़र्क है। रेफरेंडम किसके हक़ में होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बाकी जो छोटी जमातें हैं उनके क्या रिजल्ट होंगे, क्या वो मुतमईन होंगे या नहीं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मुनीज़ जहांगीर, अशर रहमान की। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक शहरी की सफाई मुहिम।
چھٹیوں میں بہت سے لوگوں نے پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقہ جات کا رخ کیا اور پاکستان کے قدرتی نظاروں سے خوب لطف اندوز ہوئے، لیکن سیاحوں کی لاپرواہی اور آلودگی نے ان مقامات کے حسن کو گرہن لگا دیا۔ ان مقامات کی صفائی اور حسن کی بحالی کا بیڑا اٹھایا پاکستان کے ایک ذمہ دار شہری نے۔ ان سے ملتے ہیں علی شرازی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو علی بتائیے گا کہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھی تو لیک جھیل سیف الملوک پہ مجھے یاد ہے بہت ساری تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ بہت گند تھا، سب نے بہت اس پر غصے کا اظہار کیا، لیکن آپ ایسے شخص ہیں جس نے سوچا کہ چلے میں ہی صاف کر لیتا ہوں، تو یہ کیسے ہوا، کس کے ساتھ کیا آپ نے؟ ایکچولی میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں، میری جو ٹیم ہے، ہم مل کے مختلف شہروں میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں صفائی کے حوالے سے، اور ہم نے انٹرنیٹ پہ ایک پکچر دیکھی جھیل سیف الملوک کی جہاں پہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، تو وہ پکچر دیکھ کے ہمیں بڑا افسوس ہوا، اور لکیلی ہمیں جو ڈی سی منصیرہ ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور خواہش ظاہر کی کہ ہم وہاں پہ آ کے صفائی مہم کریں، تو میں اور میرے جو ٹیم کے لوگ تھے ہم لوگ وہاں پہنچے اور ہم نے وہاں پہ صفائی کا آغاز کیا، صفائی مہم کا۔ اچھا، کتنے لوگ تھے اور آپ کو کیا اس پہ کتنا خرچہ آیا؟ دیکھیں کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں آیا، ہمیں بس تھوڑے سے اپنے ماسک لیے، کچھ گلوز لیے، کچھ شاپنگ بیگز لیے، اور ہم لوگ ناران پہنچے، اور وہاں پہ جب ہم نے ناران شہر میں بھی کیا اور بعد میں جھیل سیف الملوک پہ جب ہم گئے تو وہاں پہ باٹلز اور کچرے کے مطلب جیسے جوس کے ڈبے اور کافی وہاں پہ چیزیں جو تھیں وہ پڑی تھیں، اور مختلف جگہ پہ ڈھیر لگے ہوئے تھے کچرے کے۔ اور کتنا عرصہ لگا تھا آپ کو یہ صفائی کرنے میں؟ کیونکہ جو گند تھا کافی خاصا بہت زیادہ کچرا تھا۔ جی بہت زیادہ کچرا تھا، جب ہم نے شروع کیا تو ہم قریب ہم یہاں سے 5-6 لوگ گئے ہوئے تھے، اور ہم نے وہاں پہ جا کے جب ماسک پہن کے اور گلوز وغیرہ لگا کے تو ہم نے جب صفائی شروع کی تو آہستہ آہستہ وہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں جوائن کرنا شروع کیا، اور وہاں پہ جو وزٹرز آئے ہوئے تھے، جو ٹورسٹ تھے، انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ہمیں جوائن کرنا شروع کر دیا، اور قریب 45 منٹ بعد وہاں پہ قریب ہر شخص کو میں نے دیکھا جنہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا، اور وہ وہاں سے باٹلز، جوس کے ڈبے اور چپس کے پیکٹس اور جتنا بھی کچرا جو کچھ بھی وہاں پہ تھا وہ اٹھا کے اس میں کلیکٹ کر رہے تھے، اور ہمیں قریب 3 گھنٹے میں لگے وہاں پہ صفائی کرنے میں، اور جھیل کے ارد گرد کا جتنا بھی کچرا تھا وہ ہم لوگوں نے کلیکٹ کر لیا۔ اچھا، تو اس سارے کام میں، اس عمل میں آپ نے کہا جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی مدد کی، لیکن سرکاری طور پر کچھ مدد، کچھ وسائل آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہمیں کیونکہ ڈی سی او منصیرہ نے وہاں پہ انوائٹ کیا ہوا تھا، تو بالکل انہوں نے ہمارے وہاں پہ رہنے کا انتظام اور باقی جو چیزیں ہم نے انہیں کہا، جیسے ہمیں وہاں پہ جھیل پہ جانے کے لیے ہمیں گاڑیاں چاہیے تھیں، اور ہمیں مطلب جو کچھ چاہیے تھا وہ انہوں نے پرووائڈ کیا ہمیں، اور انہوں نے جو ڈی سی او ہیں منصیرہ کے شارق علی صاحب اور جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہاں کے عبدالرحمان صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس صفائی کے اس مہم میں، اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس میں۔ لیکن گاڑیاں آپ کو فراہم کی، آپ کی مدد کی، لیکن صفائی کی ذمہ داری تو آخر ظاہر انتظامیہ کی ہے، یہ تو عام شہریوں کی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک نمبر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہاں پہ ڈسٹ بن لگے ہوئے تھے، کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ وزٹ کر کے ہیں، وہاں پہ ڈسٹ بن لگے ہوئے تھے، لیکن ڈسٹ بن خالی تھے، اور جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے لوگوں کو وہاں پہ دیکھا کہ لوگ جو بھی کھا رہے تھے، کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی چپس کھا رہا ہے، تو وہ وہیں پہ جہاں سے گزر رہے ہیں، جہاں پہ وہ وہیں پہ اپنے وہ پھینک رہے ہیں، کچرا وہیں پہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جہاں پہ لوکل گورنمنٹ کتنی امپاور ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کی جو عوام ہے، وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ کتنے ایجوکیٹ ہیں، تو وہاں پہ جو مطلب لوگ اس حوالے سے نا اویئرنیس کی ضرورت تھی۔ جب ہم گئے ہیں تو ڈسٹ بن پڑے تھے اور خالی تھے ڈسٹ بن، اور لوگ نیچے پھینک رہے تھے۔ اچھا، جو نے کچرا پھر جمع کیا تھا اس کو ڈسپوز آف کیسے کیا تھا، کیا تھا، ریسائیکل کیا تھا یا؟ نہیں، ہم نے ریسائیکل نہیں کیا، ہماری میٹنگ ہوئی تھی کے ڈی اے گاگان ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے، اور وہاں کے جو کنسرن جو لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ جتنا بھی کچرا ہم کلیکٹ کریں گے
ये आप वो, क्योंकि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे लोग जगह लीज पे, हमने बड़ी कोशिश की, वहाँ पे हमें जगह नहीं देते कि हम वहाँ पे कचरे को वहाँ पे डिस्पोज करें, या तो वो बालाकोट लेके आते हैं उस कचरे को फेंकने के लिए। उनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनमें वो कचरा लेके डाल के तो बालाकोट आते हैं। अली, जो आपने काम किया ज़ाहिर है ये बहुत अच्छा था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि और लोग भी मुतासर होंगे कि ना सिर्फ शुमाली इलाका जात में जाकर ऐसी सफाई सुथराई की मुहिम चलाएं, लेकिन अपने घरों के इर्द गिर्द भी करें। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्योंकि एक दफ़ा कचरा उठा लिया ठीक है, बार बार तो ये होता रहेगा। जैसे आपने कहा कि बिन पड़े हुए हैं लेकिन लोग उसमें फेंक नहीं रहे। हमें ना असल में लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि डिग्री याफ्ता मुआशरा है, हमारे पास डिग्री है, हम डिग्री याफ्ता हैं, हम तहजीब याफ्ता नहीं है, हम शऊर याफ्ता नहीं है, हम तालीम याफ्ता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस हवाले से, और हर बंदे की इनफरादी तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवाम क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। तो हम जहाँ पे हमें समझ में आता है, हम मुख्तलिफ शहरों में ये सफाई मुहिम कर रहे हैं, और जब हम सरगोदा में कर रहे थे तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ की जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मिलते हैं, उनको भी हम बूस्ट करते हैं इस हवाले से, और आवाम को भी जो अवेयर करते हैं, आवाम को ये बताते हैं कि ये काम जो है ये इससे इज्जत काम नहीं होती, और कचरा उठाने से कचरा उठाना जो है ये आला ज़र्फ लोगों का शेवा है, और हमें कचरा फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि हम थोड़ी सी अगर हिम्मत करें, थोड़ी सी कोशिश करें तो ये जितने हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं हमें। अली, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और जो आपकी मुहिम है इंशाल्लाह और भी लोग इसी तरह की मुहिमात चलाते रहेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। कहा तो यही जाता है कि अक्सर बॉस अपने मुलाजमीन को अपनी उंगलियों पर नचा कर रखते हैं, लेकिन चीन के सबसे अमीर तरीन शख्स अपने मुलाजमीन को अपने नाट से महसूस किया। को अगर चीन के अमीर तरीन शख्स के साथ साथ बेहतरीन बॉस का खिताब भी दिया जाए तो ये गलत ना होगा। अली बाबा के बानी और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जैक मा ने कंपनी के 18 साल पूरे होने की खुशी में अपने तमाम मुलाजमीन को पार्टी दी, और मां ने तमाम हाजरीन को अपनी जबरदस्त एंट्री से हैरान कर दिया। मोटरसाइकिल पर सवार मां मुंह पर मास्क पहनकर स्टेज पर एंटर हुए तो कोई नहीं जानता था कि इस मास्क के पीछे कौन है, लेकिन जब माइकल जैक्सन के मशहूर गाने डेंजरस पर मां ने उन्हीं की स्टाइल को कॉपी करते हुए डांस किया तो सब जान गए कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी कंपनी के बानी जैक मा हैं। अलबत्ता ये जैक मा की जानिब से पहली परफॉर्मेंस नहीं थी। मां 2009 में भी अपनी कंपनी की तकरीब में हाजरीन को अपनी परफॉर्मेंस से ऐसे ही महसूस कर चुके हैं। बॉस हो तो ऐसा। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें, अपनी राय से हमें आगाह करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मुझे जाने से पहले देखिए हमारी आज की दिलचस्प वीडियो।